क्या बांका सचमुच विकास हो रहा है और कहाँ त्रुटि रह गया, आपको क्या लगता है? बांका में कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है, बिहार का छोड़ा ही बिहार संभालेगा कि गुजरात से कोई बनिया के संभालेगा? बिहार कौन संभालेगा? बांका झारखंड का भी हिस्सा होने जा रहा था। युवाओं को नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि बांका झारखंड का भी हिस्सा होने जा रहा था। और स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी के अलावे बांका के जितने जनप्रतिनिधि थे एकजुट होकर बांका को झारखंड का भी हिस्सा बनने से बचाया था। उसकी आंखों देखी सोनेलाल जी से हम जानना चाहेंगे कैसा? इसी के हाथ में बिहार का सत्ता जाना चाहिए और बिहार में का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लालू यादव जी का तजुर्बा है तो दूसरा तरफ जो है तेजस्वी जैसा प्रकोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। मैं बता दूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है पूरे परवान पे है। जगह जगह जो है अनेकों पार्टियों की तरफ से जो है तरह तरह की बातें जो है आ रही है। जो भी चीज़ें हैं देश पे जो है दिख रहा है, केंद्रित है। इसी में अगर बांका की और बिहार की राजनीति की बात करूं तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उबाल जो है आरजेडी का देखने को मिला है। लालू यादव जी जो है 90 का दौर का जो उनका राजनीति हुआ करता था, लालू यादव जी पुनः उसी अवतार में तेजस्वी के रूप में प्रकट हुए हैं, यह भी कहना गलत नहीं होगा। तो दूसरी तरफ मोदी जी प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी को विराजमान करके सत्ता हथियाने में हिंदुत्व का बेहतरीन कार्ड फेंका, इसका भी कोई तोड़ नहीं है। इसी कड़ी में मैं आज एक परिचय देना चाहूँगा जो न मात्र बांका की राजनीति बल्कि बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति को कहते हैं उंगलियों पे घुमाया करते थे। हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि बिहार और झारखंड को बंटने से और बांका को झारखंड का हिस्सा बनने से अगर किसी व्यक्ति ने रोका था तो हमारा सौभाग्य है आज हम उनके सामने बैठे हैं। मैं परिचय करा दूं सीधा सीधा भाषा में, क्योंकि इनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि मैं डिजिग्नेशन पे नहीं जा पाऊंगा। बांका की राजनीति के भीष्म पितामह, इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं था। कहते हैं ना महाभारत हुआ था, सबसे बड़ा योद्धा कौन था कोई नहीं बता पाया, सबसे बड़ा योद्धा कृष्ण ही था। तो बिहार की राजनीति के 90 के और वर्तमान के बांका की राजनीति के हमारे जो अभिभावक हैं राजनीतिक, सोनेलाल हेम्ब्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे थोड़ा आगामी चुनाव और वर्तमान समय में जो चीज़ें हैं थोड़ा अनुभव साझा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों की तरफ से तथा हमारे एएनएस मीडिया चैनल और मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा सौभाग्य है कि आपके गांव में आकर मैं आपके करीब बैठा हूं। ये हम सब दर्शकों के लिए भी सौभाग्य होगा कि सोनेलाल हेम्ब्रम जी आज एएनएस मीडिया की स्क्रीन पे हैं। सर्वप्रथम सर, वर्तमान समय की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देश किधर जा रहा है? मैं सर्वप्रथम मैं एएनएस मीडिया को नमस्कार करता हूं और सभी दर्शक सुनने वाले सबों को मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। ये अभी जो दौर गुजर रहा है वो पूरे भारत के स्तर पर है कि अभी लोगों को लग रहा है क्या होगा 2024 के अगले चुनाव में भारत किस करवट लेगा, भारत का भविष्य क्या होगा। ये 2024 का जो चुनाव है वो भारत का भविष्य है। पूरे दुनिया में जो भारत का अभी स्थान है उसमें हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, ये 24 का चुनाव हमारा तय करेगा और यहाँ की जनता तय करेगी। यहाँ के नेता लोग तो बोलेंगे कि हमको वोट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता तय करेगी। और जनता ने अब तक जो यहाँ जनादेश दिया है और उसी जनादेश का प्रभाव है कि अभी भारत तीसरे स्थान, विश्व के तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। और जहाँ तक बांका का प्रश्न है, बांका चूँकि मेरा जन्म स्थान है, मैं सब दिन से यहाँ रहा हूँ और सभियों से मेरा बहुत सौहार्द व्यवहार रहा है। चाहे हमारे दिग्विजय सिंह, उनके साथ भी मेरा बहुत संपर्क रहा है। और ये जो उन्होंने दादा ने जो बांका को दिया और बांका को दिया, हम लोग अभी उसको याद रखते हैं। मैं जब मैं चुनाव होने वाला था तो मैं पटना में था, तो पटना में मुझे नीतीश कुमार से एक दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार दादा को बांका से टिकट नहीं मिलेगा। तो मैं वहाँ से सीधे आया, यहीं कटोरिया में बैठक हो रही थी, बैठक में बुला करके दादा को एक तरफ बुला करके हमने कहा दादा सुनते हैं कि आपको इस बार टिकट नहीं मिल रहा है। तो दादा ने कहा कि टिकट नहीं भी मिलेगा, मैं खड़ा होऊंगा और मैं जीतूंगा, हम उधर आओ। तो उनको टिकट मिला और दादा यहाँ से फिर से विजयी हुए
निर्दलीय रूप में भी जीते। दादा की जो पहली जीत थी बांका की धरती में, बांका की राजनीति में, उसके जो सूत्रधार थे, जो कर्ता धर्ता थे, ये राजनीतिक गुरु जो कहते हैं बांका के चाणक्य। बिहार में आइए। बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आपके सहयोगी, आपके सहपाठी लालू यादव जी का तजुर्बा है, तो दूसरा तरफ जो है तेजस्वी जैसा प्रकोप है। आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में तो बदलाव आया है। लोगों ने कभी आशा नहीं किया था नीतीश कुमार फिर से ये एनडीए में आ जाएंगे, और ये किस कारण से हुआ ये किसी को पता नहीं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारे मुख्यमंत्री बोलने के लिए तैयार हैं, ना हमारे जिनके साथ गए हैं वो लोग बोलने के लिए तैयार हैं। और अब टोटल सभी आप यहाँ की जनता पर छोड़ दिया है। यहाँ के लोगों, बिहार की जनता किस मोड़ लेगी ये कहना भी मुश्किल है। और जो भी वो जाति समीकरण हो या कोई समीकरण हो, हमको लगता है कि आगे 2024 को जो चुनाव होगा, ये चुनाव तो निश्चित रूप में हमारे फिर से एक बार प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी होंगे, और ये होंगे देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरा देश ये चाहती है। और बिहार के लिए कौन मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बिहार, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री अभी बिहार में कोई निश्चित नहीं है। बिहार में चूँकि तेजस्वी जी आप बिहार में कितने ऐसे चेहरे को देखते हैं जो मुख्यमंत्री के काबिल हैं? एक अभिभावक, चूंकि आप बिहार की राजनीति में अभिभावक के रूप में हैं, तो आप किन चेहरों को देखना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में? स्पष्टता ये तो कहना मुश्किल है, तो जनता बताएगी कौन होना चाहिए। लेकिन यहाँ यदि अभी भी है, तो अभी हमने देखा जो आपका विधानसभा का फिर से सेशन शुरू हुआ, नया सत्र शुरू हुआ, उसमें जो हमारे तेजस्वी जी ने जो बात कही, जो एक दो बहुमूल्य बात की, वो उन्होंने किसी पर ये नहीं कहा कि फिर कहीं के कारण से आप कहीं दूसरे तरीके तो नहीं चले जाएंगे, या जो विरोध में नहीं कहा, एक शब्द भी नीतीश कुमार के विरोध में नहीं कहा। जनता को वो बहुत अधिक भाया होगा, और जनता बहुत अधिक उनके शब्दों से आकर्षित हुआ होगा। और मेरी शुभकामना है कि अगले बार तेजस्वी के हाथ में बिहार का सत्ता जाना चाहिए और बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या लगता है, बिहार का छोड़ा ही बिहार संभालेगा कि गुजरात से कोई बनिया के संभालेगा? बिहार कौन संभालेगा? बिहार का लोग संभालेगा, बिहार के रहने वाले संभालेंगे, यहाँ के युवा संभालेंगे, यहाँ के जो मतदार हैं वही संभालेंगे। गुजरात से नहीं आएगा, बाहर से नहीं आएगा, ये निश्चित है। सोनेलाल हेम्ब्रम जी जो है एक प्रखर वक्ता, अभी हम मौजूद हैं इनके आवास पे। कहते हैं कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्र में देखा था कि ये बीमार थे, तो उसी दिन मेरा मन किया था कि मैं इनसे संपर्क करूं, क्योंकि अभिभावक स्वरूप हैं। बांका झारखंड का भी हिस्सा होने जा रहा था, युवाओं को नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि बांका झारखंड का भी हिस्सा होने जा रहा था। और स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी के अलावे बांका के जितने जनप्रतिनिधि थे, एकजुट होकर बांका को झारखंड का भी हिस्सा बनने से बचाया था। उसकी आंखों देखी सोनेलाल जी से हम जानना चाहेंगे, कैसा था वो दौर और कितने नेतागण थे जो नहीं चाहते थे बांका झारखंड का हिस्सा बने? स्पष्ट बांका के बहुत कम लोग चाहते थे कि वो झारखंड का हिस्सा नहीं बने। हम लोगों का युवा था, वहाँ आदिवासी संघ था, उसमें हम लोगों ने पूरा 18 दिन आमरण अनशन किया। हमारे इस इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर के लोग तो उन्होंने आमरण अनशन किया। जब लास्ट आमरण अनशन 2-3 बार चुकी, इस बिंदु पर बात करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोग को आमंत्रण दिया, और मुख्यमंत्री आमंत्रण पर हम लोग विधानसभा भी गए, तो हम लोग को विधानसभा बंद कर दिया गया और ये झारखंड विभाजन का बिल पारित कर दिया। लेकिन हम लोगों ने आमरण अनशन किया और लोगों ने भी साथ दिया, यहाँ की जनता ने साथ दिया। और बांका जो है वो जो बिहार का ही अंग होना चाहिए और बिहार का ही अंग रहा। तभी के कहते हैं ना कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था, मुरली मनोहर जोशी जी थे, अपने जो है लालकृष्ण आडवाणी जी थे, कल्याण सिंह जी थे, तो ये बांका के वो कौन कौन महारथी थे? एक तो दिग्विजय बाबू थे, गिदौर के नेता थे, वो स्पष्ट बहुमत, वो पहले एमपी भी रह चुके थे। एकदम विरोधी थे, बांका को हर हालत में बिहार में ही रहना चाहिए, झारखंड में नहीं जाना चाहिए, सब प्रखर विरोधी थे। और बहुत साथ दिया और लोगों का साथ रहा, जनता का साथ रहा, इसीलिए बांका जो है बिहार के साथ है।
मैं यहाँ पे बांका के राजनीति धुरंधरों को बता दूं कि कितना भी हल्ला कर लीजिए, बांका ददे का है। क्या ये कहना अनुचित होगा? अगर दादा के परिवार से कोई कैंडिडेट बांका लोकसभा में चुनाव लड़ती है तो क्या बांका की जनता दादा के मौका देगी? सोनेलाल हेम्ब्रम जी क्या कहता है? ये तो जनता की बात है, ये तो बांका की जनता डिसाइड करेगी। बाकी आपको श्रेयसी में आपको दादा का कुछ स्वरूप दिखता है कि नहीं? कुछ तो है, बिल्कुल है। वो उसकी बेटी भी है, वो स्पोर्ट्समैन में तीरंदाजी है, जिसको जो ओलंपिक चैंपियन में जो खड़ी हुई है, उसका विचार भी है, सोच भी है, इसलिए अभी विधायक भी हैं और वो योग्य भी हैं। और श्रेयसी जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या वो उसका विचार भी बहुत ऊपर है, सोच भी ऊपर है। तो बांका लोकसभा से अगर श्रेयसी जी को टिकट दिया जाए या मिल जाता है किसी कारणवश तो विजय हो जाएंगे? ये तो पार्टी की बात है, टिकट मिलेगी कि या नहीं मिलेगी ये तो पार्टी डिसाइड करती है। और इस बार जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी सोच करके दे रही है, जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जा रहा है। उनका दावा है, अब चाहे जीते या नहीं जीते, लेकिन जो भी चाट खाट हो रहा है उसी में हो रहा है। कहते हैं ना, रेस दौड़ने वाले घोड़े पे ही दाव खेली जा रही है। बीजेपी जो विजेता लग रहा है कि ये व्यक्ति जीत सकता है, उसी पे दाव खेल रही है। चलिए अंतिम सवाल लेंगे आपसे। बांका क्या आपकी नज़र में, चूंकि बांका को एज ए पॉलिटिकल पर्सन, बांका को अपनी मिट्टी मानने वाले व्यक्ति के सामने मैं बैठा हूँ, क्या बांका सचमुच विकास हो रहा है और कहाँ त्रुटि रह गया? आपको क्या लगता है? बांका में कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको करना चाहिए वो नहीं है। यहीं बगल में गोड्डा है, वहाँ निशिकांत जी हैं, और निशिकांत जी ने गोड्डा में रेलवे भी लिया, वहाँ से ट्रेन जा रही है, यहाँ एयरपोर्ट बना दिया। इसके बाद आपका एम्स भी यहीं बन गया है। और बांका में एक ये हुआ कि एम्स बनेगा, लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि का उसमें कोई सहयोग नहीं है। और बांका में कुछ नहीं हुआ है। जैसा बांका आपका 1990 में था, अभी भी वही हाल है, वही स्थिति। भले रोड बन जाए, रोड बनाना कोई विकास नहीं है। बांका में कटोरिया में जो कॉलेज है, कॉलेज भी टीचर लोग तक नहीं है। जो एक कॉलेज था उसको भी लोगों ने खा गया, इसलिए कि पॉलिटिकल लोगों ने खा लिया, आपस में बांट लिया। लोगों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए अब दूसरे जगह जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, लोग अन्याय कर रहे हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ख्याल नहीं करते हैं। कितना खूबसूरत इन्होंने एक लंबे सांस से अपनी मातृभूमि में हो रही व्यथा को, जो है एक लंबे सांस में इतना उम्र होने के बाद कितना इनका दिल रो रहा है। और मैं वाकई अगर बांका की शिक्षा की बात करूं, बांका में स्वास्थ्य की बात करूं, तो स्वास्थ्य में सदर अस्पताल बांका है, उसका कटोरिया जो है रेफरल अस्पताल है, बीच में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? नहीं है, यहाँ नहीं है, मेरे गांव में नहीं है। बगरा में है, लेकिन नाम के लिए है, उसमें कभी डॉक्टर आता नहीं है। एक तो नर्स कभी आ जाती हैं, नावाडी। ये अपने आप में बांका जिला प्रशासन की उपलब्धियों को दर्शाता है। इसमें ENS मीडिया का कोई सरोकार ही नहीं बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।